बात है आज से करीब 50-55 साल पहले की। ये उन दिनों की कहानी है जब मेरे दादाजी जवान हुआ करते थे। दादाजी बताते हैं कि उन दिनों गांव देहात में ज़्यादा साधन नहीं हुआ करते थे। लोग यहाँ से वहाँ जाने के लिए बैलगाड़ी या फिर घोड़ा गाड़ी का ही इस्तेमाल किया करते थे। और अगर इस बीच किसी को नदी पार करनी हो तो फिर उन दिनों ब्रिज भी नहीं हुआ करते थे। हालांकि हुआ करते थे मगर इतने नहीं, बहुत ही कम। इसलिए ब्रिज पार करने के लिए लोग ज़्यादातर नौके या फिर बड़ी नावों का ही सहारा लिया करते थे। उन दिनों मेरे दादाजी नाविक हुआ करते थे। नाविक यानी कि जो नौके से लोगों को नदी पार करवाते हैं। दादाजी बताते हैं कि उन दिनों बरसात का मौसम चल रहा था। रह रहकर हर दिन लगातार बारिश होती रहती थी। इस वजह से नदी में पानी भी बहुत था। और उन दिनों लोग भी ज़्यादातर कामों से शहर जा रहे थे, क्योंकि उन दिनों बीमारियां बहुत फैल रही थी। किसी को बुखार होता तो कभी किसी को उल्टी, बरसात में जैसा कि आम तौर पर होता ही है। तो इसलिए डॉक्टर के लिए या फिर दवाइयाँ लाने के लिए लोग ज़्यादातर शहर जाते हैं। एक रात की बात है, दादाजी हमेशा की तरह ही उस रात करीब 7:30 बजे के आसपास अपने नौके को नदी के किनारे बांधकर वापस घर की ओर ही लौट रहे थे। अभी उन्होंने अपने नौके को बांधना शुरू किया ही था कि तभी उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे पीछे से किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा हो। वो हाथ जैसे बर्फ़ की सिल्ली की समान ठंडा था। दादाजी ने तुरंत पीछे घूम कर देखा तो पाया कि एक औरत है। उस औरत ने अपने चेहरे पर घूंघट डाल रखा था। तभी उस औरत ने दादाजी से कहा, भाई साहब, मुझे नदी पार करवा दीजिए। मेरा बच्चा बीमार है, बस उसके लिए दवाई लेकर वापस आना है। दादाजी वैसे तो रात के समय, वो भी इतनी रात गए, किसी को नदी पार नहीं करवाते हैं, मगर क्योंकि वो औरत लाचार थी और उसका बच्चा बीमार था तो दादाजी को दया आ गई। उन्होंने सोचा क्यों ना बस एक आखिरी सवारी को नदी पार करवा ही दिया जाए और फिर वापस लेकर अपने घर लौट जाएंगे। जिसके बाद दादाजी ने अपने नाव खोला और फिर उस औरत को बिठाकर नदी पार कराने की ओर आगे बढ़ चले। जैसा कि बरसात का मौसम था तो नदी में काफ़ी पानी था। ऊपर से अब धीमी धीमी बारिश भी शुरू हो चुकी थी। दादाजी को डर था कि कहीं ये बारिश तूफान का रूप ना ले ले, मगर बारिश अभी धीमी ही थी। इसलिए दादाजी जल्दी जल्दी चप्पू चलाने लगे। चप्पू चलाते हुए दादाजी ने एक नज़र उस औरत की तरफ देखा। वो औरत चुपचाप नाव के दूसरी तरफ बैठी हुई थी। शायद बेचारी को अपने बच्चे की फिक्र हो रही होगी। ये सोचकर दादाजी ने जल्दी जल्दी हाथ चलाने शुरू कर दिए। जल्दी जल्दी चलते चलते दादाजी ने महसूस किया कि बारिश अब थोड़ी और भी ज़्यादा तेज हो चुकी है। चलते चलते वापस से उनकी नज़र उस औरत की तरफ गई तो उन्होंने देखा कि उस औरत के चेहरे पर से अब घूंघट हट चुका है। शायद हवा की वजह से हट गया होगा और उस औरत को ध्यान नहीं रहा होगा। दादाजी ने उसके चेहरे को देखने की कोशिश की, मगर अंधेरा काफ़ी था, जिस वजह से दादाजी उसका चेहरा साफ तौर पर देख नहीं पा रहे थे। मगर वो इतना ज़रूर समझ पा रहे थे कि वो औरत बहुत ही गोरी चिट्टी है। उसका चेहरा जैसे उस अंधेरे में भी चमक सा रहा था। खैर, दादाजी ने चप्पू चलाते चलाते नाव को उस किनारे पर ले जाकर रोका
और फिर उस औरत से कहा, यहाँ तो और कोई नाव दिख नहीं रही, आपको वापस उस पार जाना है क्या? तो इस पर उस औरत ने कहा, हाँ बस आप यहीं रुकिए, मैं भी कुछ ही देर में दवा लेकर आती हूँ। दादाजी ने अपना सिर हाँ में हिलाया। फिर वो औरत नाव से नीचे उतरकर शहर की तरफ दवा लाने चली गई। दादाजी ने इधर उधर देखा, वहाँ आसपास कोई नाव नहीं था, बिल्कुल सुनसान। बारिश भी अब थोड़ी थोड़ी तेज हो रहे थे। उन्हें डर था कि अगर बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो गई तो फिर उन्हें सर बचाने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। और यहाँ आसपास तो कोई घर भी नहीं दिख रहा, सिर्फ एक घाट है। खैर, कुछ ही देर में वो औरत वापस आ गई। उन्होंने वापस से दादाजी को चलने को कहा। दादाजी उस औरत को लिए वापस से अपने गांव की ओर चल दिए। इस बार ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो औरत थोड़ी अजीब सी लग रही हो। उसका चेहरा भी कुछ अजीब सा हो गया था। उसकी आंखें उस अंधेरे में भी जैसे चमक सी रहे थे। दादाजी को समझ नहीं आया कि आखिर ये कैसे हो सकता है। एक इंसान की आंख चमक कैसे सकती है? उस औरत की आंख धीरे धीरे लाल पर लाल होती जा रहे थे, जैसे कि लाल बत्ती जल रही हो। वो बत्ती की रोशनी, या फिर ऐसा कहें कि वो आंख की रोशनी इतनी तेज थी कि उसके सिर पर घूंघट होने के बावजूद भी उसकी आंख दादाजी साफ तौर पर देख पा रहे थे। दादाजी को अब कुछ ना कुछ गड़बड़ लगने लगी थी। उन्होंने जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाने शुरू कर दिए। तभी उस औरत ने दादाजी से कहा, आपको डर नहीं लगता? इतनी रात गए आप नाव चलाते हैं? तो इस पर दादाजी ने कहा, नहीं, मुझे डर नहीं लगता। दादाजी कोशिश कर रहे थे कि जितना हो सके वो चुप रहें और उस औरत से बात करने की कोशिश ना करें, मगर वो औरत सवाल पर सवाल किए जा रहे थे और दादाजी बस हाँ हूँ में जवाब दे रहे थे। थोड़ी देर चलने के बाद नाव उस किनारे पर पहुँच गई। दादाजी ने उस औरत को उतरने को कहा। उस औरत ने नाव से उतरना शुरू किया। वो जैसे ही नाव से उतरने लगी तो इस घाट पर जहाँ पर नाव को बांधा जाता था वहाँ पर एक लालटेन जल रहे थे। दादाजी ने उस लालटेन की रोशनी में उस औरत के पैर देखे तो दादाजी के जैसे सर से पैर तक उनका पूरा शरीर कांप गया, क्योंकि उस औरत के दोनों पैर उल्टे थे, यानी कि पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। मगर दादाजी ने उस औरत को ऐसा नहीं जताया कि वो उसके पैर देख चुके हैं। वो बस चुपचाप वापस से अपना नाव बांधते रहें। नाव बांधकर उन्होंने वापस पीछे पलट कर देखा। वो औरत वहाँ पर कहीं नहीं थी, मगर वहाँ पर दादाजी के पैसे नीचे ज़मीन पर पड़े हुए थे। दादाजी ने उन पैसों को भी नहीं उठाया। उन्होंने उन पैसों को वापस से नदी में फेंक दिया और फिर भागते हुए अपने घर पहुंच गए। विमल स्टेशन पर खड़ा अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। शाम के 4 बजे की ट्रेन थी, पर शायद आज कुछ लेट थी और 10 मिनट लेट होने के बाद ट्रेन अब आ चुकी थी। यात्रियों की भीड़ तुरंत ही ट्रेन की तरफ लपक पड़ी। ये इतने सारे लोग रोज के रोज कहाँ जाते हैं? विमल बुदबुदाया और अपनी बोगी की ओर चल पड़ा। उसकी बोगी थी S1, सीट नंबर 30। विमल ने अपनी सीट खोजी और उस पर अपना सामान रख दिया। ऊपर वाली, वो हमेशा से ही ऊपर वाली सीट ही खोजता था। बोगी में उस टाइम की भीड़ थी। लोग अपने सीट खोजने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। काफ़ी शोरगुल था।
पर धीरे धीरे ये शोरगुल शांत हो गया। ट्रेन भी अब चल दी थी। विमल ने अपने सहयात्रियों पर नज़र डाली। यात्रियों में 2 खूबसूरत लड़कियां थी और एक अधेड़ उम्र के अंकल थे। उनके साथ उनकी वाइफ भी थी और एक जवान जोड़ा भी था जिनके साथ उनका 4 साल का बच्चा था। बगल वाली सीट पर एक और अंकल भी थे। ट्रेन अपनी पूरी गति में थी। अचानक ही कोने वाले उन अंकल की नज़र बोगी में चिपके एक इश्तिहार पर गई जिस पर भूत प्रेत, तंत्र मंत्र आदि के छुटकारे की बात कही गई थी। कोने वाले अंकल, जिनका नाम वीरेंद्र सिंह था, उन्होंने बात करने की गरज से दूसरे अंकल, जिनका नाम रोशन था, उनसे कहा, ये बाबाओं लोगों ने तो देश का सर्वनाश कर दिया है। भोली भाली जनता का हमेशा शोषण करती रहती है। आपका क्या मानना है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। इन बाबाओं ने तो पूरी जनता को बेवकूफ़ बना दिया है। झाड़ फूक के नाम पर, टोना टोटका के नाम पर इन्होंने भोले भाले लोगों को पैसा लूटना शुरू कर दिया है। सिर्फ अनपढ़ और गंवार नहीं, बल्कि पढ़े लिखे लोग भी इनके चक्कर में पड़ जाते हैं। अभी पिछले दिनों की खबर आई थी कि कैसे एक सरकारी अधिकारी ने गड़े धन के लालच में एक तांत्रिक के कहने पर किसी मासूम बच्ची का कत्ल करवा दिया। ऐसी और भी खबरें आती रहती हैं। रोशन जी ने तैश में आकर कहा, जी आपने बिल्कुल सही कहा अंकल। एक लड़की ने उनका समर्थन किया। आजकल ऐसे बाबाओं की भरमार हो गई है। सरकार को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक लड़का जो दूसरी बोगी में था, बातचीत में शामिल होने के लिए इस बोगी में आ गया था। आजकल तो ऐसी बाबाओं का चलन सा हो गया है और मुझे समझ नहीं आता कि आखिर ये लोग किस भूत प्रेत या चुड़ैल की बात करते हैं, जबकि भूत प्रेत ऐसा कुछ तो होता ही नहीं है। माफ़ कीजिएगा भाई साहब, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल असहमत हूँ कि भूत प्रेत और चुड़ैल ये सब बिल्कुल झूठ है। बाबा या तांत्रिक गलत हो सकते हैं, पर भूत प्रेत ये सच में होते हैं। आप इनसे इनकार नहीं कर सकते हैं। विमल ने उस लड़के को टोका, बेटा तुम तो पढ़े लिखे मालूम पड़ते हो, फिर भी भूत प्रेत की बातों पर विश्वास करते हो, ऐसा क्यों? सामने बैठे अंकल ने विमल से आश्चर्य भरे शब्दों में पूछा, अंकल मैं भी पहले आप लोगों की तरह ही भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। बाबाओं और तांत्रिकों का विरोध किया करता था। भूत प्रेतों, ऊपरी साया, जिन, ये सबको बकवास माना करता था। पर कहते हैं ना कि जिसके साथ होती है वही समझ पाता है। जब मुझ खुद पर एक प्रेत का साया पड़ा तब मुझे उन सब बातों पर विश्वास हो गया। और जिन तांत्रिकों की आप बुराई कर रहे हैं ना, उन्हीं तांत्रिकों में से एक की वजह से मैं ज़िंदा हूँ। अगर आप मेरी कहानी सुनेंगे तो आपको भी भूत प्रेत, जिन, ये सब पर विश्वास होने लग जाएगा। ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ? सामने बैठे लड़के ने कहा, जिसके बाद विमल ने बताना शुरू किया। बात उन दिनों की है जब मैं इंटर के बाद इंजीनियरिंग करने का फैसला किया था। इसके लिए मैंने एक नामी गिरामी कॉलेज में एंट्री का फैसला लिया। मुझे कॉलेज जाने की जितनी खुशी थी उतना ही दुख घर से दूर होने का भी था। एडमिशन के बाद मैंने कॉलेज के हॉस्टल में ही रहने का फैसला किया। मुझे रूम अलॉट हुआ, रूम नंबर 102। मुझे 2 रूम पार्टनर भी मिले, सोमेश और ब्रिजेश। दोनों ही मेरे ही ब्रांच से थे। इस बात की मुझे ज़्यादा खुशी हुई। मेरी पढ़ाई अब शुरू हो चुकी थी। कॉलेज और हॉस्टल में मेरे कई दोस्त बन चुके थे। उन्हीं में से मेरा एक दोस्त था, दीपक। दीपक कुछ ज़्यादा बोलता नहीं था, ना ही ज़्यादा मजाक करता था। और लोग यहाँ मजाक मस्ती के मूड में रहा करते थे। वो पता नहीं कहाँ किन ख्यालों में खोया रहता था। पता नहीं मेरे से ज़्यादा नहीं बोलने वाले लड़के से दोस्ती कैसे हो गई। वो पढ़ने में काफ़ी अच्छा था, इस वजह से मैं
उसके टच में ही रहा करता था। धीरे धीरे मुझे उसके बारे में एक बात पता चली। दीपक की रुचि भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, भूतिया जगहों, इन सब में ज़्यादा थी और वो मुझे हमेशा किसी न किसी भूतिया जगह के बारे में बताता रहता था और हमेशा ही भूत प्रेत जिन्न के बारे में जानकारी इकट्ठा करता रहता था। एक दिन मैं और कुछ लड़के हॉस्टल की छत पर बैठे हुए थे। हमारे साथ दीपक भी था। हमारे बीच ऐसे ही बातचीत हो रही थी। अचानक ही हमें छत पर किसी और के चलने की आहट सुनाई दी। कौन है? मैं चिल्लाया। उधर से किसी की कोई आवाज़ नहीं आई। हमने सोचा हमारे बैच का ही कोई लड़का सीढ़ियों पर छुपा हुआ है और हमें परेशान कर रहा है। लगता है कि सोमेश होगा, मेरे एक दोस्त ने कहा। मैं देख कर आता हूँ, मैंने कहा। तभी मेरे दोस्त ने कहा, रुक मैं भी साथ चलता हूँ। हम दोनों सीढ़ियों पर जाकर देखें मगर वहाँ पर कोई नहीं था। लेकिन अभी तो किसी के सीढ़ियों पर चलने की आवाज़ आ रहे थे। हम सब ने सोचा कि शायद ये हमारे मन का वहम होगा या कोई लड़का आकर चला गया होगा। उसके कुछ देर बाद हमें एक साया छत पर टहलता हुआ दिखाई दिया। हम सभी लोग चौंक गए क्योंकि अभी तक तो वहाँ कोई नहीं था। फिर ये कौन आ गया? वो साया टहलते टहलते छत के किनारे चला गया। अरे कौन है भाई? छत से कूदने का इरादा है क्या? धीरज चिल्लाया। धीरज की बात पर हम सभी हंसने लगे। अचानक ही वो साया सच में छत से कूद गया। हम सभी लोग किनारे की ओर दौड़े और नीचे झांक कर देखा। अंधेरे में कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैंने अपनी मोबाइल की टॉर्च चलाकर देखी। नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हम सभी लोग दौड़कर नीचे गए और पूरे हॉस्टल में हल्ला कर दिया कि कोई नीचे कूद गया है। सभी लोग हमारे साथ हो लिए और जिस जगह पर वो साया गिरा था वहाँ पर पहुँचते ही हमें गहरा सदमा लगा। उस जगह पर कोई नहीं था। हम सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कहाँ कोई गिरा है? क्यों झूठी अफवाह फैला रहे हो? वार्डन ने हम चारों को डांटा, पर हम चारों हैरान थे। एक लोग को गलतफहमी हो सकती है, पर चारों को एक ही गलतफहमी कैसे हो सकती है? हम चारों ने वार्डन से माफ़ी मांग ली और फिर हम चारों अपने रूम में आ गए। वो सब क्या था किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मगर हम सब ने अपनी आँखों से देखा था कि कोई तो छत से कूदा ज़रूर था। खैर मैं सोने की कोशिश करने लगा, पर नींद कहाँ आनी थी। जैसे ही आंखें बंद करता वैसे ही एक भयानक चेहरा आंखों के सामने आ जाता। मैंने अपने कानों में एयरफोन लगाकर गाना सुनने लगा ताकि मुझे नींद आ जाए। फिर धीरे धीरे मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब हम लोग मेस पर खाना खा रहे थे तब दीपक ने मुझसे कहा कि उसे मुझसे कुछ बात करनी है और अकेले में। मैंने सोचा ऐसी कौन सी बात है कि वो मुझे अकेले में बताना चाहता है। हम दोनों ऐसी जगह पर गए जहाँ कोई नहीं आता था। दीपक, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुझे एक बात बतानी है। कल रात तुमने मुझसे पूछा था ना कि कल रात में मैं सीनियर के रूम में क्यों गया था। हाँ यार, तूने तो बता दिया ना कि उनसे कोई किताब लेने गया था। बात ये नहीं है, कल रात की घटना के बाद मुझे एक सीनियर ने अपने रूम पर बुलाया था और ये कहा कि हो सके तो छत पर कम जाया करो और रात में तो बिल्कुल भी नहीं। तो इस पर मैंने दीपक से पूछा, पर ऐसा क्यों? तो दीपक ने कहा, दरअसल यहाँ पर किसी बुरी आत्मा का साया है जो लोगों को परेशान करती है, इसलिए जितना हो सके छत पर ना ही जाया करो। उन्होंने ये भी बताया कि इस हॉस्टल के साथ कई घटनाएं घट चुकी है,
पर इस हॉस्टल का नाम बदनाम ना हो इसलिए इस बात को छिपाया जाता है। जो घटना कल रात में घटी थी वैसी ही घटनाएं कई बार घट चुकी है और इसके पीछे भी एक कारण होगा। ये सारी बातें दीपक ने मुझसे कही। ये सब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया और उस दिन के बाद से मैं कभी भी हॉस्टल की छत पर नहीं गया। मगर फिर मुझे नींद आने में बहुत परेशानी होने लगी। अजीब अजीब सपने आते थे। मैंने ये बात दीपक से कही तो फिर उसने मुझे एक तांत्रिक के पास से एक ताबीज ला कर दी और उसे पहने रहने को कहा। मैंने जैसे ही वो ताबीज पहनी तो फिर उस दिन के बाद से मुझे कोई भी बुरे सपने नहीं आए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।